गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर था वो चैप्टर का नाम था प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 12th क्लास जोग्राफी टर्म 2 एग्जामिनेशन। 12th जोग्राफी टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है और इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट किया जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट 2 वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपकी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से हो सके। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट 19th सेंचुरी में शुरू किया गया। 1950 के बाद इस कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की ज़रूरत क्यों थी और ये क्या है? पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट वी कैन से टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द नेचर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग नेचर, विदाउट हार्मिंग नेचर। ठीक है, नेचर को हार्म करे बिना जब आप कोई डेवलपमेंट करते हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, और अदर सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट की जो नीड्स हैं लोगों की वो भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स को संभाल के रखा जाए। ठीक है, तो हम इस जो कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 20th सेंचुरी में मैंने पहले बोल ही दिया है कि ये कंसेप्ट है, ये इसको डेवलप किया गया और कंसेप्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है डेवलपमेंट का मतलब इन नेचर में। एंड इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट को आज के टाइम में बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाने लगा है क्योंकि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल पार्ट, ठीक है, डेवलपमेंट और हमारा जो इन्वायरमेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है नेगेटिव वे में। ठीक है, एंड जितना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा डेवलपमेंट में, जैसे वो बिल्डिंग्स हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हो गया, डेवलपमेंट में और भी चीज़ें जो आप चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो सारे डेवलपमेंट में आते हैं। बट अदर सेंस में जो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, हम किसी पार्ट में बिल्डिंग बनाएंगे तो उससे डिफॉरेस्टेशन होने वाला है एंड तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होने वाला है। एंड यदि इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे लैंड, एयर, वाटर पोल्यूशन वो सारी चीज़ें आएंगी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू नॉइस पोल्यूशन होने वाला है। एंड अदर जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी इन्वायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। बट इन सभी चीज़ को देख के गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर थे उनको ये चीज़ था कि यदि हम डेवलपमेंट को बिल्कुल रोक देंगे, ठीक है, फॉर द सेक टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, है ना, तो कोई एरिया है वो बैकवर्ड हो जाएगा और यदि हम इन डेवलपमेंट को कंटिन्यूस लेके जाते हैं तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रोटेक्ट दोनों को करना है। जब दोनों को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कोई मिडल पाथ चूज़ करना पड़ेगा जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए, दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। तो उसी कंसेप्ट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना। ओके, नाउ यदि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको पहले बता दिया 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था और जो मेन क्राइटेरिया है सोसाइटी और स्टेट के इंटरेक्शन प्रोसेस का, ह्यूमन सोसाइटी और अदर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। तो सिंपल पार्ट इज दिस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज़ करने के लिए जब चूज़ किया गया तो बेसिकली इसको ना इंटरेक्शन की स्टडी में यूज़ किया जाता है। इंटरेक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप, इंटररिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट में। अरे भाई, ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, विदाउट ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट कांट ग्रो और सस्टेन, विदाउट वी कैन से फिजिकल एनवायरनमेंट ह्यूमन कांट सस्टेन। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो एयर हुआ फॉर ब्रीथिंग, या इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए मिनरल्स हैं, या घर बनाने के लिए वुड है, या
बाकी जो भी चीज़ें हैं सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, ईच एंड एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन फिजिकल इन्वायरमेंट। तो दैट्स वाई कनेक्शन बहुत डीप है, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ऑल द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब जो भी इन्वायरमेंट ह्यूमन ने क्रिएट किया है वो सारा ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो डिपेंडेंस इज मोर, हमें इस दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके रखना है, और हम दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब इग्नोर नहीं करेंगे तो हमें कोई मिडिल पाथ चूज़ करना पड़ेगा, उसी को बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के इन्वायरमेंट को भी सेव कर लें और ह्यूमन को भी सस्टेन कर लें। ओके, नाउ आगे जो ह्यूमन इंटरेक्शन थी आज के टाइम में और पास के टाइम में, हम यदि पास से प्रेजेंट का हम दोनों का टाइम देखते हैं तो दोनों टाइम में बहुत सा चेंज देखने को मिला है। किसके बीच में? ह्यूमन और इन्वायरमेंटल, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। तो जब चेंजेस आए, इससे पहले मतलब पास के टाइम में वो इंटरेक्शन थी पॉजिटिव, मतलब ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और जो भी नेचर से चीज़ें मिलती उनको यूज़ करके अपनी लाइफ को सस्टेन किया जाता। लेकिन आज के टाइम में और प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस के कारण ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमन ने नेचर को ज़्यादा हाईली तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो उसने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आई तो इंडस्ट्री सेटअप हो गया। ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आई तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, एयरवेज, सब चीज़ें शुरू कर दी हैं उसने डेवलप करनी। और जिससे क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए हैं, एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गए हैं, वेस्टेज होने शुरू हो गया है और डिग्रेड होने शुरू हो गए हैं। तो ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड करना शुरू कर दिया गया है। और इस डिग्रेडेशन से क्या हुआ, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम और मैं कह सकता हूँ एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल मैंने ऑलरेडी बता दिया, असिस्टेंस और इंटरफेरेंस के कारण और इंस्टीट्यूशन जो रोल ज़्यादा होने के कारण जो स्पीड ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट जो इंटरेक्शन है वो चेंज होना शुरू हो गया। एंड जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस की जगह के ऊपर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, एंड इसलिए इस टाइप की जो डेवलपमेंट है ये फ्यूचर में जाके प्लैनेट को ख़तरे में डाल सकती है, और हमें अभी से ही हमारे इन्वायरमेंट को सेव करके रखना है, और उस इन्वायरमेंट को सेव भी करना है और हमारी डेवलपमेंट भी साथ में चलना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो भी चीज़ें होंगी, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें एक कंसेप्ट का सहारा और सपोर्ट चाहिए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए, नाउ अभी एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अभी कंसेप्ट जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? एवोल्यूशन होता है चेंज, इसमें चेंज कैसे आया, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग एवोल्यूट होना, एवोल्यूट होता है चेंज। ओरिजिन होता है मतलब स्टार्ट होना। ठीक है, एंड ओरिजिन और एवोल्यूशन में फ़र्क यही है। ओरिजिन का मीन्स होता है स्टार्ट होना, कोई चीज़ का बिगिनिंग होना, एंड जब एवोल्यूशन की बात आती है उसको बोल देते हैं चेंज होना, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, ओके, चलिए अभी है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में शुरू किया गया। ठीक है, 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ कौन सा होगा, 1950 के बाद, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसके बाद। ओके, एंड इट हैज़ इवॉल्व थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंड पहला जो स्टेज था एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का, तो वो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में था। जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलेटेड था, कि किसी एरिया में जो डेवलपमेंट होगी वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से हो सकती है। जितना कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो उस एरिया में क्या होगी, डेवलपमेंट विल बी मोर। मतलब ये जब स्टार्टिंग था डेवलपमेंट कंसेप्ट का, तब ये चीज़ मानी जाती थी कि डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस ऑफ दैट एरिया। और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी वो किसके साथ इंक्रीज होगी, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, इसके साथ जो लिंक थी। जितना GNP ज़्यादा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा एरिया विल हैव अ मोर डेवलपमेंट। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, एंड उसके साथ ही पर कैपिटा इनकम जुड़ी हुई थी। एंड जितना इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा, जो एक्सपीरियंस किया जाएगा, वहाँ पे
डेवलपमेंट ज़्यादा होने वाली है। बट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट में ट्विस्ट आया कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जीएनपी भी अच्छी है, पर कैपिटा कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस एरिया में भी कुछ पॉवर्टी कंडीशन मिल जाती हैं। मतलब एग्जांपल दूँ इंडिया। अभी इंडिया का यदि मैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलूँ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सी कंट्री से इम्प्रूव्ड है। यदि मैं बोलूँ तो 5.0, 6.7 ये अलग अलग एरिया में ये परसेंटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अभी ग्रोथ रेट तो बहुत हाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको पॉवर्टी मिल जाती है। यदि मैं यहाँ पे नॉर्वे के साथ इंडिया का कंपेयर करूँ तो नॉर्वे की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कम हो, मे बी 4.5 ही हो, ठीक है, और इन टर्म ऑफ वी कैन से मनी, ठीक है, या इकॉनमी, पैसे की कंपैरिजन में। बट पॉवर्टी रेट, हंगरनेस इंडेक्स, ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आर लेसर दैन नॉर्वे, कम है। ये कैसे? तो इट मीन्स कंट्री तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, तो यहाँ पे पॉवर्टी भी तो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिया में पॉवर्टी होने का सबसे बड़ा कारण इज़ कि भाई इंडिया में मनी तो काफ़ी है, पैसा तो है, लेकिन वो पैसा सिर्फ 90% पैसा ओनली 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा 90% लोगों के पास है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पैसा तो है, लेकिन वो वेल्थ क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे भाई 90% पैसा कंट्री का वो 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा 90 के पास है। तो इट मीन्स जो 90% पैसे वाले हैं दे आर मोर रिचर दैन द 10%। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी? ओके, चलिए, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ना कि अनइक्वल। जहाँ पे अनइक्वल है वहाँ पे कोई भी कंट्री है, चाहे जितना मर्जी रिच हो। यूएसए की बात करें तो यूएसए का रैंक एचडीआई में नॉर्वे से पीछे आता है, हालांकि इकॉनमी में भी 5-6 टाइम और 10 टाइम भी ज़्यादा हो सकती है। तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस अच्छी हो, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा होने वाला है। लेकिन ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है कि जो भी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, क्या सभी को एक जैसे मिल रहे हैं, वेल्थ सभी को एक जैसे मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम सभी के पास एक जैसा है, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। चलिए नेक्स्ट वन, जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में कि 1970 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और इसका मेन फोकस क्या था कि इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, के सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो भी रिसोर्सेज कंट्री के बीच में हैं। थर्ड पॉइंट में ये चीज़ को रियलाइज़ किया गया टाइम के अकॉर्डिंग कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ रिलेटेड नहीं है। कोई कंट्री कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है ये कभी डिटरमिन नहीं करेगा कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी या उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होने वाला है। बट इसके साथ साथ हमने लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट का मेन सेंटर क्या होते हैं? लोगों को अच्छी हेल्थ मिल रही है, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, लोगों को अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो यही डेवलपमेंट है, ठीक है। तो लोगों की वेलफेयर के ऊपर जितना काम हो रहा है तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट ज़्यादा कह रहे हैं, ना कि ये हो कि किसी कंट्री में कंट्री रिच बहुत है, पैसा बहुत है कंट्री के पास, तो वो कंट्री में डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये कभी भी आज के टाइम में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग कंट्री का जो डेवलपमेंट रैंक है उसको मेज़र नहीं किया जा रहा, ठीक है, नहीं किया जाता और नहीं किया जाएगा। तो डेवलपमेंट हमेशा ही वेलबींग ऑफ द सोसाइटी होता है, वेलबींग ऑफ द पीपल होता है। चलिए, जो डेवलपमेंट है ये अभी इम्फोसिस किसके ऊपर कर रहा है? लोगों के ऊपर, कि भाई लोगों की वेलबींग के लिए, उनको उनकी लिविंग स्टाइल को चेंज करने के लिए उनके लिए हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर होने चाहिए, और इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो उस एरिया में डेवलपमेंट विल बी गुड, अदरवाइज देयर विल हैव अ प्रॉब्लम इन द वी कैन से रैंक इन द डेवलपमेंट, याद रखना। ओके, नाउ आगे है एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अभी पहले तो डेवलपमेंट था, तो डेवलपमेंट के साथ क्या चीज़ जोड़ा गया? सस्टेनेबल। उन्होंने बोला भाई डेवलपमेंट तो सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से तो कुछ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया।
ठीक है। एनवायरमेंटल के बीच में प्रॉब्लम क्या, एनवायरमेंटल की क्वालिटी लो होनी शुरू हो गई। तो इस हिसाब से तो यदि हम डेवलपमेंट करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा एनवायरमेंट ही पोल्यूट हो जाएगा, और हम एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो हमें खतरा हो जाएगा। अब हमें प्योर एयर नहीं मिलेगी, प्योर वाटर नहीं मिलेगा, सॉइल की क्वालिटी नहीं मिलेगी, वेजिटेशन नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हमें डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी टोटली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो इसलिए नया कंसेप्ट निकाला गया कि हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट कंसेप्ट निकालना है जो एनवायरनमेंट को भी सेव करे, उसको भी हार्म ना करे। तो उसको बोलते थे कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे इसका एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जनरल राइज टू द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे वाटर का लेवल नीचे जा रहा है या एयर की क्वालिटी डाउन हो रही है, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हो गया भाई हमें नेचर को, हमें एयर को भी दिमाग में रखना है, एंड इनको दिमाग में रख के ही हम डेवलपमेंट को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए जब उन इश्यूज़ के ऊपर लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया 1960 में, वेस्टर्न वर्ल्ड होता है मीन्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, तो ये कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट को बचाने की इसका जो इशू था वो रेज होना शुरू हो गया। एंड इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई हमें इन्वायरमेंट को सेव करने की ज़रूरत है, हमें डेवलपमेंट को भी साथ में लेके जाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कोई ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन कर दे। ओके, नेक्स्ट वन, आगे कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए जब ये चीज़ें ये इशू रेज होने शुरू हो गए, और तो नए कुछ आर्टिकल पब्लिश किए गए जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने द पॉपुलेशन बॉम्ब एंड लिमिट टू ग्रोथ, ये पॉपुलेशन बॉम्ब के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एल्ड्रिच का लिखा हुआ है 1968 में, और द लिमिट टू ग्रोथ मैडो का लिखा हुआ है 1972। इन सभी जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे इन्होंने पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, और इन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया इन दो आर्टिकल्स में कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और कैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, और इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ों को भी दिया। तो इट मीन्स इन आर्टिकल के थ्रू लोगों को पता चला कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों है। अनदर वन, लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ के ऊपर भी एक जो आर्टिकल किया गया, एंड वो आर्टिकल का मेन फोकस यही था कि किस हिसाब से हम अपना जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं और उनको यूज़ करने वाले हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट किया जा सके। ओके, एंड तो इन दो आर्टिकल के द्वारा काफ़ी अवेयरनेस को मतलब क्रिएट किया गया अमंग द पीपल, जिससे लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आने का जो एक मेन फोकस था या एक मेन टारगेट था उसको सपोर्ट करना शुरू किया। ओके, आगे उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया जो था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये WCED है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए, यूनाइटेड नेशन ने एक नया कमीशन बनाया जिसका नाम था WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि कैसे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर डिस्कशन होगी, उसके लिए कमीशन बनाया गया जिसका नाम था WCED, जिसका मेन कंसर्न क्या था कि कैसे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रेज़ करे और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे उनको सॉल्व करने में। और कमीशन को जो हेड किया मतलब उसका जो हेड था वो नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था ग्रो हेलम ब्रुटलैंड। ठीक है, इसका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, और इसको ब्रुटलैंड के नाम से ब्रुटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, इसको ठीक है, ब्रुटलैंड कमीशन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ब्रुटलैंड कमीशन एंड WCED कमीशन सेम है। ठीक है, एंड अनदर वन इज़, इस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी, एंड इसका एक कुछ इंटाइटल दिया गया आर कॉमन फ्यूचर। इसमें बोला कि भाई हम अपने फ्यूचर को सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब आर फ्यूचर मीन्स जब भी हम अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारा फ्यूचर सेव है, अदरवाइज यदि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर एंड आर फ्यूचर विल बी इन थ्रेट, आर प्लैनेट विल बी इन ट्रबल।
ओके, नेक्स्ट, तो इसलिए इसको ब्रुटलैंड कमीशन या ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, जो 1987 में दी गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की सारी नीड्स को रिसोर्स से पूरा करेंगे और बाकी के रिसोर्स को बचा के फ्यूचर के लिए रखेंगे। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन काम क्या था कि इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कीप इन माइंड रख के, और ज़्यादातर जो इम्फेसिस है वो रिसोर्स को कंजर्व करने के ऊपर लगाया जाए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रख लिए जाए। ओके, एंड अनदर वन, इसने ये कंसिडर किया कि जो डेवलपमेंट है वो सभी ह्यूमन के लिए, सभी ह्यूमन काइंड के लिए एक कॉमन फ्यूचर है। तो वो डेवलपमेंट हमें ऐसी करनी है कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड भी ना हो और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की चीज़ों को भी डेवलप अच्छे तरीके से कर लें। ओके, सेकंड जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल केस स्टडी। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया भी हम बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था बरमौर रीजन, बरमौर रीजन किस प्रोग्राम के अंदर आता था? ITDP। ऐसे ही इंदिरा गांधी कैनाल आता है CAD, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसी एरिया को कमांड करके वहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वहाँ पे जो प्रॉब्लम का सल्यूशन करके उस एरिया को अपलिफ्ट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, अदर सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे डेवलप किए गए। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया मैप यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये कैनाल और जो कमांड एरिया ये है कहाँ पे है? ये है राजस्थान से। राजस्थान में एक कैनाल बनाई गई जिसका नाम था इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, इसका नाम इंदिरा गांधी इसलिए रखा क्योंकि इसको इनागोरेटेड इंदिरा गांधी ने किया और इंदिरा गांधी के टाइम में ये कंस्ट्रक्ट की गई। ओके, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये पंजाब से है। पंजाब में आप देख सकते हो हरिक्के बैरेज है। हरिक्के बैरेज सतलुज और ब्यास रिवर के कन्फ्लुएंस के ऊपर है, मतलब सतलुज और ब्यास रिवर आपस में मिलते हैं, जहाँ आप देख सकते हो सतलुज और ब्यास रिवर आपस में मिलते हैं। तो उस कन्फ्लुएंस पॉइंट को, मर्जिंग जो पॉइंट है, वहाँ से ये कैनाल निकाली गई है आर्टिफिशियल। ठीक है, इसको बोल देते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस हरिक्के बैरेज है और इसका एंड पॉइंट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आगे इसको बाड़मेर तक अभी कर दिया गया है और राजस्थान और पंजाब दो स्टेट को कनेक्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ आपको याद हरियाणा भी रखना है क्योंकि हरियाणा का भी कुछ एरिया इस कैनाल की हेल्प से इरीगेट होता है। आपको ये आ सकता है कि भाई कौन सी 3 स्टेट हैं जो इससे बेनिफिट ले रही हैं, उनका नाम है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इसको जो कंप्लीट करवाया गया वो कुंवर सेन ने करवाया, कुंवर सेन, इसको ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अभी ये कैनाल को बनाया क्यों गया? क्योंकि राजस्थान के जिस एरिया में इस कैनाल को भेजा जाता है वो है वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान ज़्यादातर किस में आता है? थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट में इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इरिगेशन। जब लैक ऑफ इरिगेशन है तो इरिगेशन ना होने की वजह से उस एरिया में सारी जो ज़मीन है, सॉइल है, वो अनफर्टाइल हो गई है। इसलिए उस एरिया को एक सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई पंजाब से। ठीक है, तो इस कैनाल का मेन काम क्या था कि जो वेस्टर्न राजस्थान का ये एरिया है इसको इरिगेशन प्रोवाइड की जाए सो दैट कि इस एरिया को एग्रीकल्चरली डेवलप किया जाए और एग्रीकल्चर के साथ और भी एलाइड जो सेक्टर हैं अपने आप डेवलप हो जाएंगे, जैसे वो इंडस्ट्री है, जा लेबर को एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट है, वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ वही क्रॉप्स लगाई जाएँ जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और भी कुछ बेनिफिट्स है इस कैनाल के। फिशिंग जहाँ होना शुरू हो गया, नेविगेशन होना शुरू हो गया, सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो गया, तो प्लांटेशन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, पल्सेस, वेजिटेबल, बाजरा, ज्वार, वीट, कॉटन, इन सभी एरियाज़ को यहाँ इन क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया गया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनाल। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे। इसमें 2 टाइप का फ्लो सिस्टम है। कौन कौन सा? लिफ्ट एंड फ्लो। इसमें 2 टाइप का जो मैं कह सकता हूँ कि इरिगेशन सिस्टम है, एक है लिफ्ट है, एक फ्लो है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा।
लिफ्ट एंड फ्लो। मैं जनरल आपको सिर्फ मैप पे चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जब एक्सप्लेनेशन हो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और ये पूरी की पूरी जो आपकी कैनाल है जो 2 स्टेज में कंप्लीट हुई है, यहाँ से लेके बीकानेर तक और बीकानेर से जैसलमेर तक। जैसलमेर से बाड़मेर है, जिस स्टेज नंबर 2 है, ठीक है, और जिस स्टेज नंबर 1 है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और ये पूरी कैनाल जो अपना बॉर्डर है, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान जो है वो रन करती है। वो चीज़ भी आपको दिमाग में रख लेना। कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, कमांड प्रोग्राम के अंदर आता है। स्टेट के नाम, कमांड एरिया, 2 स्टेजेस, 2 टाइप का इरिगेशन सिस्टम, कहाँ से कहाँ तक है, वो चीज़ आप दिमाग में रख लेना। कैनाल का जो हेड है वो गंगानगर है। गंगानगर बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट है राजस्थान का, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। यदि आपको डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, चूरू का थोड़ा बहुत पार्ट है, एंड गंगानगर है। तो ये कुछ एरियाज आर देयर जो इससे आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर, अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो था ये कॉन्वर सेन ने कंसीव्ड किया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 1948 में, और 1958 में लॉन्च किया गया। ओरिजिनेटेड हरीके बैरेज स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पाकिस्तान बॉर्डर के साथ मूव करता है। एवरेज 40 किलोमीटर है, थार डेजर्ट एरिया को कवर करता है, मारुस्थली बोलते हैं। अनदर वन, टोटल इस प्लान की जो लेंथ थी वो 9060 किलोमीटर थी, एंड जो इरिगेशन नीड्स हैं राजस्थान की उसको पूरा करेगा। कमांड एरिया के अंदर आता है। 19.63 लाख किलोमीटर एरिया इरिगेट इस कनाल के थ्रू होने वाला है। एंड द कनाल वर्क्स बेसिकली 2 टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, लिफ्ट एंड फ्लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो लिफ्ट एंड फ्लो वाला सिस्टम क्या है, देखो लिफ्ट इरिगेशन होती है, आपने पानी को ऊपर चढ़ाना है, मतलब जब आप पानी को अगेंस्ट द स्लोप लेके जाओगे उसको बोलते हैं लिफ्ट, इसको बोलते हैं लिफ्ट। सपोज यहाँ पे कोई एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर है, आपने यहाँ से पानी को ऊपर लेके जाना है तो उसको हम बोल देते हैं लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो कौन सा होता है, फ्लो होता है इरीगेट द लोअर एरिया, जब आपने हाइट से कोई पानी को नीचे वाले एरिया में भेजना है तो आपको पुश करने की जरूरत ही नहीं, लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पानी अपने आप ढलान के अकॉर्डिंग आएगा, इसको बोलते हैं फ्लो इरीगेशन। तो हाइट वाले एरिया में इरीगेशन करने के लिए लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम और लोअर एरिया में इरीगेशन करने के लिए फ्लो इरीगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया यहाँ पे, ठीक है। आगे, एंड ऑल द लिफ्ट एंड फ्लो जो कैनाल सिस्टम था ये अलग अलग बैंक के ऊपर था। जो लिफ्ट था वो लेफ्ट बैंक के ऊपर, और जो राइट बैंक के ऊपर आपको फ्लो चैनल था, ठीक है। तो याद आप रखना, एक लेफ्ट था एक राइट था, लेफ्ट के ऊपर लिफ्ट रखना याद, L4 लेफ्ट L4 लिफ्ट, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर फ्लो इरिगेशन सिस्टम। आपको ये पूछ सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में या किस साइड में लिफ्ट था, किस साइड जो था फ्लो था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कई बार। ओके, अनदर वन, टोटल जो कमांड एरिया था उसका 70% एरिया फ्लो सिस्टम से और 30% एरिया लिफ्ट इरीगेशन से या लिफ्ट सिस्टम से इरीगेट किया जाता था। तो 70-30 का रेशियो था, 70 जो था वो फ्लो और 30 लिफ्ट, ठीक, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, जो कंस्ट्रक्शन था इस कैनाल का वो 2 स्टेजेस में किया गया, मैंने पहले बता दिया था, स्टेज नंबर 1 स्टेज नंबर 2। पहला स्टेज एरिया में गंगानगर था, हनुमानगढ़ था, नॉर्थ पार्ट ऑफ बीकानेर, तो बीकानेर तक आप बोल सकते हो गंगानगर टू बीकानेर फर्स्ट स्टेज। एंड जो सेकंड स्टेज थी वो स्टेज थी आपकी बीकानेर, आगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट तक इसको भी आगे तक भेज दिया गया है, ठीक है। आगे, इस जो कल्चरेबल जो कमांड एरिया है 5.53 लाख हेक्टेयर है, और अंडोलेटिंग टोपोग्राफी है ऊपर नीचे वाली, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। और जो पहली स्टेज थी ये 1960 में इंट्रोड्यूस की गई, और जो सेकंड स्टेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी यहाँ पे दी हुई हैं, इनको मार्क कर लेना। एंड सेकंड स्टेज की क्या थी कि हॉट डेजर्ट एरिया थे, यहाँ पे शिफ्टिंग और सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून शिफ्ट कैसे करते हैं, सैंड ड्यून क्या होते हैं, रेत के टिब्बे, ये शिफ्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हवा का जो फ्लो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं उनको उठा के विंड दूसरी साइड शिफ्ट कर देती है। जब वो शिफ्ट करेंगी तो कोई भी सैंड ड्यून है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट वन, यहाँ पे समर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री
क्या होगा, अप था 50 डिग्री के अराउंड। इरिगेशन सिस्टम जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में, वो चीज़ आप दिमाग में रख लेना। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, आपको इफ़ेक्ट्स, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों पता होने चाहिए। इरिगेशन जो कैनाल थी इंदिरा गांधी कैनाल के, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 3 या 5 मार्क्स में कि देर आर सर्टन पॉजिटिव और सर्टन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम। मतलब आपको बोलेंगे कि गिव सम आर्गूमेंट, ओके, या गिव सम पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, या व्हाट डू यू थिंक, है ना, व्हाट आर योर व्यूज़, या कुछ भी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन था जो कैनाल सिस्टम का, वो ड्राई लैंड के लिए था, ठीक है। जो ड्राई लैंड है उनको पानी मिलेगा तो वहाँ पे इकोलॉजी, इकॉनमी, सोसाइटी, हर चीज़ इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो इन्वायरमेंट था उस रीजन का, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत तरीके से इफेक्ट हुआ, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा इफेक्ट थे, नेगेटिव थोड़े कम थे। ओके, चलिए पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव का पॉइंट बना लेना। इस कैनाल इरिगेशन की वजह से क्या हुआ, सॉइल के बीच में मॉइस्चर आ गई। जब सॉइल के बीच में मॉइस्चर आएगी लंबे टाइम तक, तो उस एरिया में हम एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो बार बार इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अनदर वन, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन शुरू हो गया। एफॉरेस्टेशन होता है ट्री प्लांटेशन, इसको बोल देते हैं ट्री प्लांटेशन। यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो। पैसिव डेवलपमेंट, मतलब ग्रास लैंड को डेवलप किया गया जिससे जो शेल्टर बेल्ट भी बनेगा, सॉइल एरोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो भी इसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट था। ओके, ग्रीनरी बढ़ा, ठीक है। इट हैज़ रिजल्टेड टू रिडक्शन इन विंड एरोजन, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। एंड सिलिटेशन ऑफ द कैनाल सिस्टम, तो कैनाल के अंदर एक तो सॉल्ट का, नॉट सॉल्ट का, सिल्ट होता है, सेडिमेंट, सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंटिन्यू सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाएंगे। और जब ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, ग्रीन बेल्ट मीन्स सॉइल के बीच में हम ग्रास को ग्रो कर देते हैं और लैंड को खाली नहीं छोड़ते, वहाँ पे ग्रास ग्रो होगा तो ग्रास की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को अपने साथ बांध लेती हैं, कैरी करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, जिससे सॉइल एरोजन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इस सभी जो बेनिफिट्स जो थे वो कैनाल कंस्ट्रक्शन की वजह से हुए। लेकिन कुछ नेगेटिव भी थे। नेगेटिव कौन से थे? नेगेटिव मीन्स यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन शुरू हो गई। जब आपको पता है कि कोई कैनाल है किसी एरिया में, तो कैनाल का पानी लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ होना शुरू हो गया। किसी क्रॉप को 2 या 3 टाइम भी इरिगेट करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव इरिगेशन। जब एक्सेसिव इरिगेशन होगा तो उससे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम आ गई और सैलिनिटी, सॉइल के बीच में ना नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ओवर इरिगेशन से, और सैलिनिटी जब ज़्यादा आएगी उससे क्या होगी, सॉइल बिकम अनफर्टाइल। क्या होगी? अनफर्टाइल। और दूसरा मैंने बता ही दिया है, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम विल बी देयर, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे इफेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल ऑन एग्रीकल्चर। ये तो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इफेक्ट ऑन अभी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट क्या होंगे? पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि कैनाल इरिगेशन से इरिगेशन मिलेगी। जब इरिगेशन मिलेगी तो इंटेंसिव क्रॉपिंग होना शुरू हो गया लार्ज स्केल को ऊपर, क्योंकि जब आप क्रॉप को ग्रो करोगे तो इरिगेशन चाहिए, और जब इरिगेशन लार्ज स्केल के ऊपर है तो वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने वाले है। और जब लार्ज लेवल के ऊपर इरिगेशन मिलेगा तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। जब प्रोडक्शन होगी तो वो क्रॉप्स को हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डिमांड को पूरा करके। कुछ कमर्शियल क्रॉप को लगाना शुरू कर दिया, जैसे वीट, राइस, कॉटन, ग्राउंड नट, है ना। उन सभी क्रॉप को लगाना शुरू कर दिया किनकी जगह पे? जो पहले थी, बाजरा, ज्वार, ग्राम, है ना, जिनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत कम थी। तो इसलिए जब कमर्शियल क्रॉप ग्रो करना शुरू किया तो उनको मार्केट से मनी और सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगा। आगे काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया एग्रीकल्चर में भी। एग्रीकल्चर की जो इकॉनमी थी उसमें भी, क्योंकि एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल पे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले इरिगेशन फैसिलिटी ना होने के कारण इरिगेशन को लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही इरिगेशन फैसिलिटी किस कैनाल की वजह से उस एरिया में दोबारा इंट्रोड्यूस हुई, तो लोगों ने एग्रीकल्चर इकॉनमी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और कंट्री और स्टेट का जो इकॉनमी था वो भी काफ़ी डेवलप होना शुरू हो गया। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट।
नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि इंटेंसिव इरिगेशन होगी, इंटेंसिव इरिगेशन से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो एनवायरनमेंट हो, प्रॉब्लम आपकी सेम ही रहती है, ठीक है। और नियर फ्यूचर तो यदि ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है एग्रीकल्चर की, इट विल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब, ठीक है। आगे अभी इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे जहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हैं यहाँ भी नेगेटिव इफेक्ट हैं, इनको दिमाग में रखते हुए क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना सही माना गया कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मानना पड़ेगा और इसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है।